नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं यूपी चुनाव की खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ये जो करहल सीट है वो सपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। 1993 से लगातार सपा यहाँ पर जीतती आई है। सिर्फ साल 2002 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। करहल से मुलायम सिंह यादव का करीबी जुड़ाव रहा है। मुलायम ने करहल से पढ़ाई भी की थी और यहाँ शिक्षक भी रहे थे। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी की विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी से लेकर के अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने वाले। उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कौन अपनी बहनों को जिंदा जलते देखता है? चंद्रशेखर ने आज कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे। बीजेपी का गढ़ होने के चलते इस सीट पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है। किसी को मार देती है। लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट को लेकर एक अनार 100 बीमार की कहावत बिल्कुल फिट बैठती हुई नजर आती है। इस एक सीट से बीजेपी के कई हाई प्रोफाइल नेता लड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल में क्या है, सौरभ शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम कामता प्रसाद। कामता जी, क्या लग रहा है? आपने सुना कि लखनऊ कैंट विधानसभा से इतने ज्यादा दावेदार हैं कि एक अनार है और 100 बीमार हैं। बताइए क्या लगता है आपको? यहाँ से नहीं आएगी, बीजेपी आएगी नहीं यहाँ से। बीजेपी आएगी नहीं? क्यों? विधायक उसका मौजूदा नहीं काम करा, इसके पहले भी नहीं काम किया इसने। बीजेपी तो हमेशा जीत जाती है यहाँ से। जीत जाती है, लेकिन बीजेपी अब की नहीं जीतेगी यहाँ से। अब की नहीं जीतेगी। रीटा जी का बड़ा नाम चलता है। रीटा जी ने 2012 में कांग्रेस की टिकट से जीत ली थी विधानसभा। रीता जी ने फिर भी काम किया। हाँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। सुरेश तिवारी ने कुछ नहीं किया। लखनऊ कैंट विधानसभा से बीजेपी में तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं। अपर्णा यादव आ गई। रीटा जी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही हैं। सुरेश चंद्र तिवारी कह रहे हैं कि हमारी सीट है। आदमी किसको टिकट दे बीजेपी, तो आप लोगों को समझ में आया? या समाजवादी पार्टी का माहौल है? बीजेपी तो गई अपनी। बीजेपी अब की गई और क्या, नहीं आएगी कोई। क्या लग रहा है कि इस बार योगी जी क्या जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए जनता के साथ? देखिए, योगी जी का ऐसा है ना, वो चाहते हम 4 सीट पा जाए, 100 सीट भी नहीं पाएंगे। आप लोग जो यहाँ इतने सालों से हैं, आप लोग क्या समझ में आ रहा है कैंट का भला कौन कर सकता है? अपर्णा यादव। अपर्णा यादव? हाँ, पसंद है आपको? हाँ, पहले भी खड़े हुए थे यहाँ से। हार गई थी 35,000 वोटों से। हार गई, सही कहा आपने, हार गई थी। हाँ। अब की जो उम्मीद है पार्टी से। उन्होंने, अपर्णा यादव ने जाके बीजेपी ठीक किया? नहीं, सही किया है, ठीक किया। हाँ, अपर्णा यादव आ गए बीजेपी से, तो आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम लोग तो पक्की जनसंघी है। भाजपा आते हैं यहाँ चंदा मांगने, तब से हम जनसंघी है। करते उस समय वो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गन्ना किसानों का भुगतान एक बड़ा मुद्दा है। शामली के थाना भवन विधानसभा से खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा चुनावी मैदान में हैं, लेकिन भुगतान के सवालों को टालते हुए दिखते हैं। किसानों के बकाये पर किसानों और मंत्री के दावे अलग अलग हैं। शामली जिले से रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शामली के टपराना गांव में गन्ना मंत्री सुरेश राणा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ देर बाद सुरेश राणा यहां शहनवाज से मिलने उनके घर पहुंचे। लेकिन शामली की तीनों विधानसभा सीटों पर गन्ना मंत्री के लिए गन्ने का बकाया भुगतान सिरदर्द साबित हो रहा है। जब सुरेश राणा से गन्ना भुगतान का सवाल होता है तो शामली छोड़कर बाकी सूबे का उदाहरण देने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब 5 साल में 55,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। फिर 12 में सपा की सरकार आई, 5 वर्षों में 95,000 करोड़ का भुगतान हुआ।
योगी सरकार ने 5 सालों में 1,55,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। सर, आपके विधानसभा की क्या हालत है अभी? कितना भुगतान हुआ है? हमारी विधानसभा का आज लगभग 100% भुगतान करने की ओर हम अग्रसर हैं। पुराना नया शुरू करा देंगे। विधायक साहब ने हमारे गांव में 2 काम करे गई है। एक तो दिर्जे के बाहर स्कूल के आगे तर वो करा 40 मीटर सीसी है। एक अंग करा कहीं वो भी तकी टुकड़ा। लेकिन जब मंत्री गन्ना भुगतान पर घिरने लगे तो उन्हें गांव के प्रधान याद आए। प्रधान जी ने साफ किया कि पिछले साल अप्रैल तक का ही भुगतान हुआ है। अभी शामली में आज ही कितने दिन का है आज प्रधान जी? शामली 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल पिछले साल। अरे भाई ये तो साल का पूरा साल चलता था सीजन में। मंत्री जी के गाड़ियों का काफिला निकला तो हमने गन्ना किसानों की ओर रुख किया। सुनिए गन्ना किसानों के भुगतान की कहानी उन्हीं के जुबानी। गन्ने के भुगतान की हालत है पिछले पेराई सीजन का 2 महीने का रहा और इस सीजन में जो मान लो तीसरा महीना होगा, 5 महीने का रहा, 3 महीने का अगला और 2 का पिछला। तो हमारा मानना जो है कि जैसा बाकी है हाँ, 5 महीने का। मंत्री का जो अपना मिल है उस पर 100 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष का भुगतान बकाया है और 150 करोड़ का इस वर्ष का हो चुका है। तो गन्ना मंत्री तो है यहाँ के, तो गन्ना मंत्री तो ये कह दे वरना वो गांडा जी प्रधान गांडा। हाँ, मंत्री जी के नहीं कह दे, यहाँ के नहीं रहते पीछे से फूल की खेती करो और हमारे मिल में फूल की खेती करो। हाँ, गांडा ना वो फूल की खेती करो। शामली की 3 विधानसभा सीटों पर 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार गन्ना भुगतान विपक्षियों के हाथ में एक बड़ा मुद्दा है। सुरेश राणा के खिलाफ सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार अशरफ अली भी इसे मुद्दा बता रहे हैं। हमारा जो है देखिए मेनली जो है किसानों का मुद्दा है। किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, मिलों पे बकाया चला आ रहा है। पिछले साल का भी हमारे थाना भवन मिल पे बकाया, इस साल का भी, पिछले साल का भी पूरा नहीं कर पाया, नया सीजन शुरू हो गया है। और खाद इतने महंगे हैं, उपलब्धता नहीं है, डीजल जो है आसमान छू रहा है, मतलब बहुत बुरे हालात हैं। और हम जो है अपने गरीब के, मजदूर के शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो है हम जनता के बीच में जाएंगे। जब तक किसानों के भुगतान को नियमित नहीं किया जाएगा, हर चुनाव में सियासत के लिए ये मुद्दा कील की तरह चुभता रहेगा। शामली से शहनवाज और सतीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है। महाराष्ट्र लगातार कोविड हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 40,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और इसी बीच स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि उन्हीं इलाकों में स्कूल खुल पाएंगे जहां कोरोना के मामले कम हैं। कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हुए राज्य में 1ली से 12वीं कक्षा तक के स्कूल 24 जनवरी से खुलने जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के फैलाव के बीच जनवरी की शुरुआत में स्कूल बंद किए गए थे। बीते कुछ दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों से कई अभिभावक और संगठन स्कूलों को दोबारा खोलने की मांग कर रहे थे। नए आदेश के अनुसार जिन जगहों पर कोरोना के मामले कम हैं, वहां स्थानीय प्रशासन स्कूलों को खोलने का निर्णय ले सकता है। मंडे 24 से जो है वो स्कूल शुरू हो रहे हैं, 1ली से 12वीं तक, और प्री प्राइमरी स्कूल का भी शुरू करने का निर्णय हमने लिया है। लेकिन ये निर्णय लेते वक्त हमने जैसा कहा था पहले भी कि पूरी तरह से एसओपीज का पालन किया जाएगा। जो प्रोटोकॉल कोविड-19 के माध्यम से दिए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और स्थानिक परिस्थिति को मॉनिटरिंग करके सबको कंसर्न लेके ही ये स्कूल शुरू करने का निर्णय वहां पे लिया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए उनके स्कूल की इम्पोर्टेंस सिर्फ पढ़ने लिखने और सीखने की एक जगह नहीं है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर है। स्कूल उनके लिए अपने दोस्तों और बाकी बच्चों के साथ घुलने मिलने और आपस में बातचीत करने, उनके सोशल डेवलपमेंट और लाइफ स्किल सीखने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। क्योंकि स्कूल में बच्चे एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस होता है और ये अनुभव ऑनलाइन शिक्षा में एकदम पॉसिबल नहीं है। वो राज्य जिन्होंने अभी तक प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाएं स्कूलों में फिर से नहीं शुरू की हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वे स्कूल जल्द से जल्द वापस शुरू करें। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्कूलों को खोलने का ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब राज्य में कोरोना की रफ्तार थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। मामले कम होने के बाद फिर से बुधवार को तेजी दिखी, जहां एक दिन में 43,697 मामले दर्ज किए गए। मंगलवार की तुलना में करीब 11% का उछाल रहा।
वहीं 49 लोगों की मौत 24 घंटों के दौरान हुई। बेहद तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 214 मामले भी सामने आए। ओमिक्रॉन का कुल आंकड़ा राज्य में 2000 के पार जा चुका है। महाराष्ट्र की पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 21% है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार राहत की सांस ले रही है कि सूबे में नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कहीं ज्यादा है। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम फीसदी आज दिख रहा है। इसका अगर परसेंटेज देखा जाएगा तो आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और आइसोलेशन बेड्स करीबन सभी परसेंटेज 4 to 5% के दरमियान इसका रेंज है। और इसीलिए उपलब्ध जो हमारे पास कुल मिला के बेड्स है उसके 95% बेड्स आज भी निश्चित तौर पर खाली है। बच्चों के स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। मुंबई से सौरभ गुप्ता के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। इंडिया गेट पर ऐतिहासिक अमर जवान ज्योति की लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में मिला दिया जाएगा। ये कार्यक्रम शुक्रवार को 3:30 बजे होगा। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण अमर जवान ज्योति की लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में मिलाने वाली टीम का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली के इंडिया गेट पर शहीदों की याद में जलने वाले अमर जवान ज्योति को हमेशा के लिए अब बुझा दिया जाएगा। अब इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ मिला दिया जाएगा। शुक्रवार शाम 3:30 बजे होने वाले एक कार्यक्रम में अमर जवान ज्योति के मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मशाल के साथ मिला दिया जाएगा। सेना के सूत्रों का कहना है कि नेशनल वॉर मेमोरियल 3 साल पहले देश के लिए शहीद होने वाले जवानों की यादें मनाया गया है, तो एक ही तरह के कार्यक्रम को करने में काफी दिक्कत आती है, रखरखाव में, मेंटेन में काफी परेशानी होती है। इस वजह से अब दोनों कार्यक्रम की जगह एक जगह नेशनल वॉर मेमोरियल में अब ये ज्योति जला करेगी। वैसे भी पिछले 3 साल से जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो नेशनल वॉर मेमोरियल में ही होते हैं। आपको बता दें कि इंडिया गेट ब्रिटिश सरकार ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी यादें मनाया गया था और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके याद में अमर जवान ज्योति जलाई गई थी। लेकिन सरकार का कहना है कि अब चूंकि एक नेशनल वॉर मेमोरियल बन चुका है जहां पर शहीद के परिवार वाले जाते हैं और करीब 25,000 से ज्यादा शहीदों के नाम दर्ज हैं, इस वजह से एक ही तरह का जो ज्योति जो है 2 जगह जलाने में अब कोई तुक नहीं बनता है। इस कारण से शुक्रवार से अब देश में शहीदों की याद में एक ही ज्योति जला करेगी। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।